सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और इस ऑनलाइन क्लास में अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रबुद्ध प्रतिभागियों, मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अब जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, मैंने कुछ टॉपिक आप तक पहुंचाए। कल से कुछ फोन आए जिनमें ये कहा गया कि सर पॉलिटिकल के जो अति महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनके बारे में भी आप टॉपिक पढ़ाइए। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जितनी भी एग्जामें बैचलर ऑफ एजुकेशन के बाद की हैं, उन्होंने एग्जामों में आज पॉलिटिकल पर बड़े तार्किक प्रश्न आते हैं और उन तार्किक प्रश्नों में जो यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो चारों ही ऑप्शन आपको बड़ी गहनता के साथ पढ़ने के बाद भी पता नहीं चल पाता कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया और इसका मूल भावार्थ क्या है। पहले शब्द में आप ये देखिए कि ये जो प्रस्तावना है, ये मूल रूप से ये क्या है, या प्रस्तावना जो मूल रूप से इसका शब्द क्या है। देखो, प्रस्तावना होती है वो किसी भी संविधान की आत्मा होती है, संविधान की आत्मा होती है, उस संविधान का स्वरूप होता है, उस संविधान की कार्यशैली होती है, उस संविधान का स्रोत होती है, उस संविधान की आधारशिला होती है। ये कई नाम इसके साथ जोड़े जाते हैं और कई विशेष रूप से जो शब्दावली जो है वो ये आती है कि भाई प्रस्तावना जो किस रूप में है। देखो, पहले नंबर पर आत्मा का मतलब क्या होता है कि संविधान की जो सारता है, संविधान जो कानूनों का एक संग्रह है, उसमें कानूनों को लागू करने का तरीका, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये होने के कारण से संविधान की आत्मा कहते हैं। किस देश का संविधान कैसा है, वहाँ के लोगों के पास अधिकार कैसे हैं, वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये सारी चीज बताने के कारण इसे भारतीय संविधान का स्वरूप कहते हैं। लेकिन आज हमें ये कहा जाता है कि भारत संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य, इसका मतलब भारतीय संविधान की कार्यशैली क्या है और भारतीय संविधान का स्रोत, यानी संविधान के स्रोत से मतलब क्या है कि जैसे एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, सबसे पहले जब आप की किताब के पीछे भी लिखा हुआ होता है, एक शब्द बहुत बार लिखा होता है। प्रस्तावना का पहला शब्द एक बात होता है, हम भारत के लोग शब्द लिखा होता है। यानी कहने का मतलब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तविक स्रोत क्या है। ये लाइन तय करती है कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है। तो इसकी स्रोत है वो कौन है? जनता है। इसकी ताकत है जो कौन है? ताकत कौन है? जनता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि प्रस्तावना एक संविधान का मूल स्रोत है कि उसका ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है, यही चीज उसके स्रोत में आती है। और एक शब्द आता है कि इसकी क्या है? आधारशिला। यानी कि एक संविधान का पहला अध्याय जो है, एक संविधान का जो पहला रूप जो आपको देखने में मिलता है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका मूल आधार है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कंपटीशन में कि भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना उसकी आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूर्ण संविधान की एक कुंडली जो है, जिसको आप कुंजी कह सकते हैं, भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना उसका हृदय है। ये सारी बातें जो हैं वो यानी कि कही जाती हैं या बताई जाती हैं। एन के पालीवाल नामक व्यक्ति ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो 3 आदमी यहाँ पर आते हैं कि आत्मा के स्वरूप के अंतर्गत जो पहले व्यक्ति है के एम मुंशी, उसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। बारकर महोदय जो है ये भारतीय संविधान का जो एक आधारशिला के रूप में जानते हैं। एक भार्गव नामक विद्वान है, इसे भारतीय संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, आत्मिक स्वरूप के रूप में माना जाता है। और एन के पालीवाल जो है वो पालीवाल इसे प्रस्तावना को भारतीय संविधान का
परिचय पत्र कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, भारतीय संविधान के परिचय पत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना जो शब्द है, ये स्रोत क्या है? वो जनता है। भारतीय संविधान की संपूर्ण प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है और भारतीय संविधान का आत्मिक स्वरूप है। ये भार्गव महोदय कहते हैं, एन.के. पालीवाल इसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, के.एम. मुंशी इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं और बारकर मुक्ते जो है ये भारतीय संविधान का एक आधार स्तंभ है, एक आधार स्वरूप है जिसके आधार पर संविधान विकसित होता है। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की दो चीज है। एक तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसकी भाषा किस देश से ली गई, और एक शब्द आता है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है प्रस्तावना का वो कहाँ से लिया गया। देखो, प्रारूप हमने जो प्रस्तावना का लिया है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से लिया प्रस्तावना। लेकिन हमने इस प्रस्तावना की जो भाषा ली है वो भाषा हमने कहाँ से ली है? वो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये भी दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान जो है, इस संविधान की प्रस्तावना जिसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, इसका जो प्रारूप जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसका मुख्य स्रोत जनता है, उसकी मुख्य आधारशिला जो है वो जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहने वाले भार्गव महोदय हैं, आधारशिला कहने वाले व्यक्ति बारकर महोदय हैं, के.एम. मुंशी जो इसे कुंजी कहते हैं और एन.के. पालीवाल इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। देखो, प्रस्तावना जो है ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? हिस्सा है। यानी ये प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का क्या है? हिस्सा है या भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसे बड़े ध्यान से आप देखोगे। भारतीय संविधान है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग संपूर्ण सम प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष और गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दो शब्द है, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो बाद में जोड़े गए। तब 42वां संवैधानिक संशोधन 30 अप्रैल 1976 ईस्वी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ संपूर्ण संप्रभुत्व, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ। लेकिन पहले इसमें 42वां संवैधानिक संशोधन जब 30 अप्रैल 1976 ईस्वी को हुआ तब जाके इसमें ये दो शब्द जुड़े थे। अब इसकी डिटेल देखिए। देखो, सबसे पहले एक बात की कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, संविधान का अंग है या नहीं है, ये बात होने पर ही इसमें क्या होगा? संशोधन होगा। सबसे पहले एक विवाद प्रस्तुत हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, और उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर हुआ था बेरुवारी विवाद। बेरुवारी यूनियन विवाद था ये, यूनियन विवाद 1960, बेरुवारी यूनियन विवाद 1960। और बेरुवारी यूनियन विवाद 1960 के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि एक अलग अंग है। यानी इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है,
यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग अंग है। इसलिए भारतीय संसद इसके अंतर्गत कोई संशोधन या फेरबदल नहीं कर सकती। लेकिन इसी बात के ऊपर दो विवाद और आए। सन 1964-65 में सज्जन सिंह राजस्थान विवाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान विवाद, राजस्थान जो विवाद था, और दूसरा विवाद हुआ 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद, बनाम पंजाब विवाद। इन दोनों बातों में भी ये कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेरुवारी यूनियन विवाद में ये बात कह दी गई थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक क्या है, हिस्सा नहीं है। ये एक स्वतंत्र अलग रूप है आपके सामने, और इसमें संसद चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकती। ये दोनों विवाद उपस्थित होने के बाद इस पर कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन जब यानी कि एक विवाद और प्रस्तुत हुआ, और उस विवाद के अंतर्गत क्या था, गोलकनाथ विवाद के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद, और केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, और उस अंग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अंग है और संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, एक स्वतंत्र अलग अंग है। बेरुवारी विवाद में कहा, लेकिन इन दोनों ने भी इसी का समर्थन किया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973 में कहा गया प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और संसद चाहे तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। और यही कारण था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ। संविधान की प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन, और उस समय देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारनायके थी, और भारत की पहली महिला पीएम थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके अंतर्गत एक शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता ओब्लिक धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ा, तब जाके भारत के संविधान की वर्तमान प्रस्तावना आपके सामने आई। अब प्रस्तावना इसकी क्या बन गई वो देखिए। पहला शब्द हमने लिखा हम भारत के लोग। एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा और एक एक शब्द का अर्थ मैं आपसे बातें करूंगा। 2016 की फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, और वो ये प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रमुख रूप से इसके स्रोत हैं भारत के लोग, भारत के नागरिक और लोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया शब्द हम भारत के लोग, इस शब्द का सही अर्थ यह है कि संविधान का स्रोत और ताकत वो है, वो किसमें है? कौन है? जनता। पहली बात तो ये यहाँ पर है। दूसरी बात, हम भारत के लोग का मतलब यहाँ क्या है? भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक, या आप ये कह सकते हो भारत का नागरिक, आम आदमी जो नागरिक होता है। उस पर एक बात देखिए, हम भारत के लोग का मतलब कोई भी नागरिक भारत का नागरिक होगा, कोई भी नागरिक
भारत का नागरिक होगा, राज्य का नहीं होगा। राज्य का नागरिक नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते मैं राजस्थान का नागरिक हूं। आप राजस्थान के निवासी हो सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हो सकते हैं, आप नागालैंड के निवासी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो नागरिकता दी गई है वो आपको एक ही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, क्या है? भारत का नागरिक। आप ये नहीं कह सकते राज्य का नागरिक। इस शब्द का अर्थ यह है कि संपूर्ण नागरिक जो है वो भारत के हैं, किसी राज्य विशेष की कोई नागरिकता नहीं है। दूसरी बात यह, संविधान का स्रोत या ताकत कौन है? स्वयं जनता। यहाँ पर हम भारत के लोग में जो संविधान का स्रोत वो कौन है? तो यहाँ पर हम भारत के लोग, तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक तो नागरिक और एक शब्द यहाँ पर आता लोग, ये दोनों शामिल होंगे। अब नागरिक तो वो होंगे जो भारतीय नागरिकता जिनके पास, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना चाहे कोई आके यहाँ रह रहा है जो नागरिक नहीं है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। दूसरी बात, हम भारत के लोगों के बाद संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है संपूर्ण सम प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण संप्रभुत्व का मतलब दो अर्थ क्या है? भारत एक तो बाह्य दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। और आंतरिक दृष्टि से भी भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। आंतरिक दृष्टि का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास समानता, स्वतंत्रता व न्याय है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, उसको पर्याप्त उचित न्याय मार्गदर्शन यहाँ मिल रहा है। इसलिए भारत आंतरिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से क्या है? समर्थ है देश है। और बाह्य दृष्टि का मतलब है पूर्ण स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी ताकत का कोई दबाव नहीं है। इसका मतलब होता है संपूर्ण संप्रभुत्व। तीसरी बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है और वो लिखी गई है लोकतांत्रिक। देखो भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम भारत के लोग का मतलब यह था कि भारत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोकतंत्रीय शक्ति विकसित हो रही है उसका मतलब है जनता का शासन। अब जनता का शासन है तो लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां जनता स्वयं प्रशासन में भागीदार होती है। जैसे स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहते हैं क्योंकि कम जनसंख्या वाले इलाकों में यह सफल हो पाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन करेंगे। जैसे हमने एमपी एमएलए को चुना, उनमें एक सीएम बन गया और उन्होंने सरकार का गठन किया और उन्होंने शासन का संचालन किया। ये प्रतिनिधि और लोकतंत्र है। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है और इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है वो लोकतांत्रिक राज्य है। तीसरी बात देखिए, पंथ निरपेक्षता। एक बात मैं आपसे बहुत ही विनम्र रूप से कर रहा हूं, पंथ निरपेक्षता ओब्लिक धर्म निरपेक्षता, कई बार इनको एक बता दिया जाता है। पहले तो मैं यह क्लियर कर दूं, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 42वें संविधान संशोधन में यह शब्द जोड़ा गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 ईस्वी के अंदर। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता एक अलग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है वो किससे है? सत्य से है, अहिंसा से है, कल्याण की भावना से है,
कल्याण की भावना के साथ सादगी से है, सादगी के साथ नैतिक चरित्र से है, नैतिक चरित्र के साथ मनो विवेक से है। ये सारी चीजें आपकी आती है। तो भारत इनका विरोधी नहीं, भारत सत्य का विरोधी नहीं है, भारत अहिंसा का विरोधी नहीं है, भारत कल्याण की भावना का विरोधी नहीं है, भारत सादगी का विरोधी नहीं है, नैतिक चरित्र का विरोधी नहीं है, और मनोविवेक से आप जो अच्छा काम करते हो उसका विरोधी नहीं है। क्योंकि धर्म की परिभाषा भारत में इससे लगाई जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता की चीज है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि भारत के अंतर्गत किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन पंथ निरपेक्षता क्या होती है? यानी आप किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे और किसी अन्य विचारधारा का विरोध नहीं करेंगे। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, पंथ का अर्थ होता है मार्ग। यानी कि ये तीनों चीजें हैं। आप किसी एक पंथ का, आप किसी एक पथ या मजहब परंपरा का समर्थन नहीं करेंगे, आप किसी एक मजहब पंथ परंपरा का समर्थन आप नहीं करेंगे। इसमें चाहे आप कह सकते हो एक रास्ते का, कह सकते हो संप्रदाय का, कह सकते हो मार्ग। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, न कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। फिर क्या हुआ? यानी पंथ निरपेक्षता को जब 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन में SR बम्बई विवाद 1994, ये कर्नाटक के सीएम थे SR बम्बई विवाद 1994, और ये उस समय क्या थे? कर्नाटक के सीएम। इस विवाद में एक बात कही गई थी SR बम्बई विवाद में कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी आधार संरचना, आधारभूत स्तंभ है। कि पंथ निरपेक्षता जो है, पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना की आधारभूत संरचना है, आधारभूत रचना है, आधारभूत संरचना है। लेकिन ये भी कह सकते हो आप, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आधारभूत रचना भी इसी में बताया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत रचना भी इसी में बताया गया। तो कहने का मतलब SR बम्बई विवाद के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता को कर्नाटक में के सीएम थे, उनमें कहा गया प्रस्तावना का आधारभूत संरचना है और संविधान की भी से आधारभूत संरचना का हिस्सा इसके अंतर्गत माना गया है या अपनाया गया है। एक चीज आती है कि समाजवाद। क्या भी समाजवाद क्या कहा जाता है? जहां पर आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, स्वस्थ न्याय, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, स्वस्थ न्याय। यानी पहले नंबर पर आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता को समाप्त कर उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का अधिकार हो। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता को समाप्त कर उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का अधिकार हो, वही चीज समाजवाद है। और ये चीज लागू हो जाएगी तो स्वस्थ न्याय अपना आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। भारतीय समाजवाद जो है वो किसका स्वरूप है? तो यानी कि एक तो मार्क्सवादी समाजवाद का कुछ हिस्सा भारत में अपनाया गया, लेकिन भारतीय समाजवाद की जो प्रेरणा है, जो मार्क्सवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, उनसे निकलकर आज भारत में जो विकसित हो रहा है वो कौन सा है? गांधीवादी समाजवाद है। कौन सा समाजवाद है?
गांधीवादी समाजवाद है, जहाँ पर एक समाज की परिकल्पना की गई है, एक स्वस्थ समाज की स्थापना यहाँ पर की गई है। ये शब्दावली यहाँ पर लिखी जाती है। फिर प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ गणराज्य। कौन सा शब्द लिखा हुआ? गणराज्य शब्द लिखा हुआ। ये गणराज्य किसे कहते हैं? भारत में सर्वोच्च पद जो है वो सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का भारत में क्या होता है? चुनाव होता है। भारत में क्या होता है? चुनाव होता है। और ये वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए भारत क्या है? गणराज्य। जिस देश में राजा होता है उसके बाद उसका बेटा होता है, उसका बेटा होता है, उसमें अगर ऐसे पद होते हैं तो वंशानुगत जहां पर होते हैं वहां पर गणराज्य नहीं होते हैं। तो भारत एक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, भारत में चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता। अब आप ये कहोगे सर राष्ट्रपति के चुनाव में जनता जहां भाग लेती है वो शासन पद्धति तो कौन सी होती है? अध्यक्षात्मक होती है। और अध्यक्षात्मक कहाँ है? अमेरिका में। हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि भारत में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए भारत एक क्या है? गणराज्य है। आपने कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जो भी पहले आपको अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में आपने लिखा और उस शब्दावली के रूप में ये नाम एक बात बहुत बार यानी कि कंपटीशन के अंतर्गत आता है, जब भी इस बात का उल्लेख होता है कि गणराज्य के साथ यानी आपकी एक शब्दावली इसके साथ जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात यहाँ पर चालू होती है कि गणराज्य शब्द जो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, भारत में चुनाव होता है इसलिए वंशानुगत नहीं। लेकिन भारतीय संविधान में कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में जैसे आपकी शब्द लिखा जाता है और वो है कि इस संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आता है यहाँ पर समानता, एक शब्द यहाँ पर आता है स्वतंत्रता, एक समानता शब्द है, एक स्वतंत्रता शब्द है। एक शब्द यहाँ पर लिखा जाता है न्याय, एक शब्द यहाँ पर लिखा जाता है बंधुत्व है और अखंडता शब्द यहाँ पर आपके प्रयोग होता है। तो कई शब्दावलियां आपके इससे प्रयोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरीके की समानता का प्रयोग हुआ है। 3 तरीके की समानता कौन सी है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता। भारतीय संविधान 3 तरीके की सामाजिक समानताओं का उल्लेख करता है। पहले नंबर पर राजनीतिक रूप से आपको पूर्ण तरह समान और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण समानताएं आपको प्रदान की गई है। प्रस्तावना में 5 तरीके की स्वतंत्रता बताई गई है और ये 5 तरीके की जो स्वतंत्रता है, ये 5 तरीके की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में दी गई है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो 5 स्वतंत्र 7 है, वैसे एक तो हटगी थी संपत्ति का अधिकार, लेकिन उससे संबंधित जो 5 ऐतिहासिक स्वतंत्रताएं जो है वो यानी कि ऐतिहासिक स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत न्याय यहाँ पर दी गई है। दूसरी चीज यहाँ पर आता है कि जो शब्दावली यहाँ पर होती है वो ये होती है कि 3 है, ये आर्थिक, सामाजिक, ये न्याय है। भाई समानता नहीं है, मेरे थोड़ा सा ये न्याय है यहाँ पर। और यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग होता है वो कौन सा है? समानता। 2 तरीके की समानता यहाँ पर बताई गई है। न्याय में 3 है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। मैंने गलती से यहाँ समानता लिख दिया था। स्वतंत्रता में 5 तरीके की स्वतंत्रता जो दी गई है 19 में, उनका उल्लेख है और समानता में 2 है। एक है अवसर की समानता जो अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16, और दूसरी प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता जो 15 में दी गई। यानी अवसर की समानता के अंतर्गत यहाँ पर आर्टिकल जो अनुच्छेद 16 है उसमें ये कहा गया है कि आप लोक नियोजन की जितनी भी आपकी नौकरी है उनमें आपको सभी को आप बराबर का अधिकार, आप भाग ले सकते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा की समानता जो आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है 15 में वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
जैसे दो चीजें देखी, प्रतिष्ठा के अंतर्गत एक तो नाम आता है घरेलू